नमस्कार दोस्तों, सन 1853 में अमेरिका के एक कोमोडोर हुआ करते थे मैथ्यू सी पेरी नाम की। वो अपने 4 बड़े बड़े पानी के जहाजों का एक बेड़ा लेकर ना टोक्यो की खाड़ी में पहुंचते हैं और वहां वो वार्निंग के लहजे में जापानियों से कहते हैं कि तुम लोग बाहरी संसार से व्यापारिक संबंध बनाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो पूरी दुनिया से जापान का नामो निशान मिट जाएगा। यह वह समय था जब पूरा का पूरा जापान पूरी दुनिया से कटा छटा एक अलग ही दुनिया में रहता था और जापान अपने आइसलैंड पर पूरी दुनिया से अलग थलग पूरी तरह से आइसोलेटेड था। उसे बाकी दुनिया से कोई भी मतलब नहीं था। वह पूरी तरह से मस्त रहता था। बाकी दुनिया में क्या चल रहा है उसे तनिक भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप हैरान हो जाएंगे जानकर ना कि जापानी के जहाजों का यह बेड़ा जापान के नजदीक समंदर में पहुंचा, जापानी इसे कोई तैरता हुआ ज्वालामुखी मान रहे थे। मतलब कि इससे पहले उन्होंने इतने बड़े बड़े जहाजों का कोई ऐसा बेड़ा नहीं देखा था। और तब पूरा का पूरा जापान पेरी की इस बात से ना पूरी तरह से सदमे में था। उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत नहीं थी और ना ही इतने उन्नत पानी के जहाज उस वक्त मौजूद थे। उस वक्त के पानी के जहाजों में भाप से चलने वाले इंजन लगे होते थे, लेकिन इन सब के बावजूद उस वक्त के पानी के जहाज बेहद ही भव्य दिखा और इसीलिए तब अमेरिकी सेना की इस तकनीक में श्रेष्ठता की झांकी से ना जापान के जो उस वक्त के नेता थे शोगन, उन्हें काफी बड़ा झटका लगा और वो इन सब चीजों को देख करके काफी हैरान थे। ये वह समय था जब जापानियों को यह समझ आया कि जापान समय के अनुसार 20वीं सदी में अगर नहीं पहुंचा तो सचमुच मानचित्र से उसका नामो निशान मिट जाएगा। पेरी की इस बात का ना पूरे जापान पर बेहद ही सकारात्मक असर पड़ा और पेरी के वहां से जाने से कुछ समय बाद जापान ने अपने बंदरगाह को पूरी तरह से खोल दिए। सामंती राज के अवशेष बाहर निकालते हुए आधुनिक बनने की राह पर यह उसका पहला कदम था और फाइनली इस तरह से जापान दुनिया की तरफ एक कदम आगे बढ़ा। और उसके बाद 19वीं सदी के अंत तक जापान में लिखित संविधान लागू हो गया और जनता के लिए शिक्षा अनिवार्य हो गई। आप जानकर हैरान हो जाएंगे 1905 तक लगभग 95% जापानी जनता स्कूलों में पढ़ने लगी थी, जिसके बेहद हैरान करने वाले परिणाम भी सामने आए और जापान ने महज एक ही पीढ़ी में दुनिया में सबसे ज्यादा साक्षरता दर हासिल कर ली, जो दुनिया में मौजूद किसी भी अन्य देश से ज्यादा। फाइनली अगर कहें तो पेरी ने जापान की बंद संस्कृति को विश्व के समक्ष लाने का जो दबाव बनाया था ना, उसे जापान ने अपना पूरा दम लगाकर उसमें सफलता पा ली थी। परिणाम स्वरूप इस घटना के केवल 8 साल बाद ही पश्चिमी देशों ने जापान को विश्व की एक प्रमुख शक्ति के रूप में मान्यता दी और इस तरह से जापान दुनिया के सुपर पावर की लिस्ट में शामिल हो गया। विश्व युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी ने जापान को हिरोशिमा और नागासाकी जैसे भयानक दर्द दिए। इसके बावजूद जापान ने कभी भी हार नहीं मानी और आज 21वीं सदी में भी वह एक सुपर पावर बना हुआ है। एक वह दिन था और एक आज का दिन है जब जापान दुनिया में हर मामले में दुनिया के बाकी देशों से काफी आगे और टेक्नोलॉजी के मामले में जापान का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। आज जापान के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ पे फूमियो किशिदा है, लेकिन आज पूरा का पूरा जापान एक अलग ही डर में जी रहा है। एक ऐसे डर में जिसमें जापानियों को लग रहा है ना कि कहीं उनका देश यानी जापान पूरी दुनिया के मानचित्र से मिट ना जाए। करेंगे बात इन सब के बारे में, लेकिन उससे पहले राइट कॉर्नर में जो सब्सक्राइब का बटन है ना, आप उसे अभी दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसकी सीधी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब बात करते हैं जापान के इस डर के बारे में। जापान के अंदर इस डर के पीछे ना बहुत बड़ी वजह है। हाल के दिनों में जापान की जो जनसंख्या है ना बहुत तेजी से घटती जा रही है और इसी पर वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा करके, उनके एक सलाहकार मसाको मोरी हैं, वहाँ की मीडिया में आकर के एक बहुत ही गंभीर चिंता इस पर जता चुकी। मसाको ने एक बयान में कहा कि अगर समय रहते जन्म दर में जापान के अंदर गिरावट में कमी नहीं आई तो देश की अर्थव्यवस्था को चकनाचूर होने में तनिक भी देर नहीं लगी। पिछले अगर कुछ समय से देखें तो जापान के अंदर जापान टाइम्स, दुनिया भर में ब्लूमबर्ग और कई ऐसे प्रतिष्ठित अखबारों ने इसे लेकर के मतलब कि जापान के अंदर जन्म दर में लगातार हो रही गिरावट को लेकर के ना अपने न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन छापी और इससे लेकर के कई रिसर्च डेटा भी प्रकाशित कर दी। इन सारी रिपोर्ट्स में कहा गया कि जापान में पैदा हुए लोगों की अगर तुलना करें ना तो इससे ज्यादा कहीं दोगुने लोगों की मृत्यु हुई है। मतलब कि जापान के अंदर जितने लोग पैदा नहीं हुए उससे दोगुने लोग वहाँ से कम हो गए। मतलब कि जापान के अंदर जितने लोगों ने जन्म लिया उससे दोगुने लोगों की मृत्यु हो गई। अगर डेटा देखें तो 80 लाख से कम जन्म हुआ और तकरीबन 1.5 मिलियन मौतें हुई। दुनिया में मौजूद छोटा सा एक देश मोनाको के बाद जापान में 65 वर्ष और इससे अधिक आयु के जो लोग हैं उनका अनुपात पूरे विश्व में सबसे अधिक है। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब कि जापान में जन्म दर में गिरावट आ रही है और इसकी वजह से वहाँ बूढ़ों की जनसंख्या बढ़ती चली आ रही है। मतलब कि जापान के अंदर वहाँ की जो पॉपुलेशन है ना वह तेजी से बहुत ही तेज गति से बूढ़ी होती चली जा रही है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पिछले साल 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का जो अनुपात जापान के अंदर बढ़कर 29% तक हो गया। मतलब कि अगर ऐसा ही होता रहा तो बहुत जल्द जापान के अंदर जो है ना जो जनसंख्या इस वक्त मौजूद है, एक वक्त ऐसा आएगा जब यह जनसंख्या
जनसंख्या बूढ़ी हो जाएगी, लेकिन जापान के अंदर इसे रिप्लेस करने के लिए कोई युवा आबादी मौजूद नहीं होगी। अगर आंकड़ों की बात करें तो जापान की जनसंख्या 2008 में 128 मिलियन थी, जो अब गिरकर 124.6 मिलियन रह गई है। और इस वक्त भी यह गिरावट का सिलसिला लगातार तेजी से बढ़ता ही चला जा रहा है। इसलिए जापान के अंदर जो लोग हैं, जो नीति निर्माता जो लोग हैं, वो अब इस बात को लेकर बेहद चिंतित कि अगर जापान के अंदर बर्थ रेट में किसी तरह का बढ़ोतरी जो वो नहीं होती है निकट भविष्य में, तो इससे पूरा का पूरा जापान ही लुप्त हो जाएगा। वहाँ की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ना एक नए पॉपुलेशन, नए जो युवा यूथ पॉपुलेशन है ना, किसी भी देश के अंदर होना बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर जापान के अंदर युवा पॉपुलेशन नष्ट होता है, तो वहाँ के कारखाने, कई अन्य उद्योग धंधे, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो भी चीजें गति में होनी चाहिए, वह सारे के सारे बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बंद हो जाएगी, या यूं कहें कि पूरा का पूरा जापान ही बर्बाद हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर जापान के अंदर इतनी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई और जिससे कि पूरा का पूरा जापान निकट भविष्य में बर्बाद हो सकता है, तो इसे संभालने का क्या तरीका हो सकता है? तो पहला तरीका हो सकता है कि जापान के अंदर बर्थ रेट में किसी भी तरह का से इसका इजाफा किया जाए, जिससे कि भविष्य में जापान के अंदर जो तेजी से वहाँ की आबादी बूढ़ी हो रही है, उसे रिप्लेस करने के लिए भविष्य में एक युवा आबादी पहले से तैयार रहे। और दूसरा तरीका हो सकता है कि जापान में दुनिया भर से लोग जाकर बसने लगे। आपको पता होना चाहिए कि जापान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे विश्वसनीय और पावरफुल पासपोर्ट में से एक है, लेकिन इसके लिए वहाँ की सरकार को इसकी पहल करनी होगी। और दूसरी एक और दिक्कत यह भी है कि जापान के अंदर महंगाई दर तेजी से बढ़ रही है। जापान में महंगाई दर भारत के मुकाबले तकरीबन 2.5 गुना है। इससे और इस वजह से वहाँ जाकर बसना मतलब कि महंगाई की मार अलग। हालांकि जापान अपनी इस समस्या से निकलने के लिए कौन सा तरीका जो है अपनाता है, वह देखना काफी दिलचस्प है।